आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास ट्वेल्थ फेल का छठा भाग। पांडे का दांव उल्टा पड़ गया था। ट्वेल्थ फेल की कहानी सुनकर श्रद्धा को मनोज से दूर करने की उसकी कोशिश बेकार हो गई थी। मनोज की सच्चाई जानकर श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उसकी कहानी से वह प्रेरित हो रही थी। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज देर तक अपने गांव और ग्वालियर के किस्से उसे सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी। अतीत की अपनी असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका था। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी जरूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए, तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरी होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना है। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी। 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी, उसे नहीं पता। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता असफलता कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या सिलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सिलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है। पर यदि अभी कह दे तो? श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिलें तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूं। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज को आज श्रद्धा अचानक अपने से दूर जाती हुई दिखी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है।
वह इतनी ऊबड़-खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर अल्मोड़ा का फोन नंबर लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता यह? काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रही उसकी यह इच्छा। उसने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया। मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से ना घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना? पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौट कर आएगा, या बस यह लड़की यादों में ही रहेगी अब? मनोज को नहीं पता। उसके होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपनी हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह आईएएस या आईपीएस बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा किराए से ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही डीएसपी थे और सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वह पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में वह एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना को अब थोड़ा छोटा कर दिया। अब वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं, तो वह भले ही आईएएस या आईपीएस ना भी बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज या कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बना जा सकता है। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल बीकॉम किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का एसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज, कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का एसे? अविनाश भाई, आप भी ठीक से नहीं देख पाते। पीछे के पेज पर देखो, तीसरे नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस एसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने एसे की विशेषताएं अविनाश को गिनाई। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश से खींचते हुए कहा।
अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहां टेररिज्म नहीं, टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया था। वह टूरिज्म और टेररिज्म के स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर निश्चित ही वह इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी, जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धाराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। जब कॉपियां ही चेक नहीं होंगी, तो पेपर देने का क्या लाभ? हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा? इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी थी। मनोज पांडे, अविनाश गुप्ता, सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की ना होकर किसी स्टेट पीएससी की हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को सता रही थी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फोन नंबर ढूंढा, पर बहुत कोशिश करने पर भी नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो गई तुम्हारी, यूपी सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है, पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया हूँ। 12th के बाद मैं कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया था। करो करो, फोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने इस व्यंग्य पर कुछ नहीं कहा, तो उसने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सिलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर ले। अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अविनाश मुदगल से पूछा, आज की चर्चा का विषय प्यार है। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालों, 5-6 महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है, तुम्हें अभी ही प्यार करना है? अविनाश ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोंक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभावों का आकर्षण है।
अभाव माने समझ रहे हैं ना पांडे? जो चीज हमारे पास नहीं होती, उसका आकर्षण। मनोज को अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई थी। उसने कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है। मेरे मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में। कभी प्यार किया हो तो जाने। प्यार के बारे में ये निरक्षर हैं। अविनाश को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया। वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ, फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खींच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अविनाश के द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही थी। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा हा हा। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वह त्यागी जी या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ। योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता जरूर हूँ। उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे।
पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नजर योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गईं और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थीं, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अविनाश मुद्गल अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थीं। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे, सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया। गुप्ता पीली कोठी में नए नए आए दो लड़कों को परीक्षा की तैयारी के गुर समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखिए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सोनी ने साथ ही इंटरव्यू दिया था। वो तो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले। नहीं तो मैं भी दीप की तरह आज कहीं डीएसपी होता। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखना, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है, यह तो मैंने ही दीप को सिखाया था, तब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ पाए उसके। चेला था मेरा। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर चले गए। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, ये नवल भल्ला है, ये भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं। क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अविनाश से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाहिए। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवल ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया। अच्छा बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार से उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थीं। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया। बताइए, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवल ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवल की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा।
पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा। आप लोगों को पता है? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है। पर नवल कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवल की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया। वह जूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा था। नवल को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? उनका नाम है जूनिकिरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवल भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा, पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी। उनका फोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं है। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई। मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। श्रद्धा से बात करना बहुत जरूरी है। उनके आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक ना भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा,
विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे डाली। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। कैसे जाएगा वह? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे। क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर? उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन से, फिर दिल्ली से बस से। सिंपल। पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया। लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया। मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी नाले पहाड़ पर्वत सब लांग जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज, ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने में तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही उसने 500 रुपए भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। वह मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंस कर देर तक बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हीना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में डूब सा गया। उसे लगा कि इसी सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में माल रोड है। माल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी, आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, गणेश चंद्र जोशी, प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर
खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसी ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा, गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकाचौंध होने के लिए उसकी आंखें बेताब हो रही थीं। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता, पहले वह मनोज को परख लेना चाहती हो, फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी अनजान लड़के से अपनी लड़की को ना मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर ना हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थीं। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का हूँ, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का नाम तो बहुत सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहां डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं। पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। श्रद्धा की बात छोड़कर मम्मी सब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी, ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई, पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फोन नंबर चाहिए, मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगीं। बात ना करो तब भी बेचैनी और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतजार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए, बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फोन पर आ गई। मनोज अब वह आवाज सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह खड़ा रहा। हेलो, क्या यही वह आवाज है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेने जैसा है?
जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है। क्या इसी आवाज को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फोन में से फिर आवाज आई, हेलो, कौन है? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ, श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है? या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था। एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरसती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया। आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फोन पर टूटू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोंटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुंच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? यह एसटीडी वाला था। आपका फोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्जाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा। लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, ना श्रद्धा के प्रति, ना अपने भविष्य के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था, वह प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा का भरोसा मिल गया था। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा।
तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए। अब मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे आज 7-8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अविनाश, नवल और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे एसटीडी पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। देखने के लिए अब सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई, ना पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह योगिता के इंतजार में मचलते भूत की तरह पीली कोठी में भटकता रहा। योगिता के आने तक पांडे को अपना समय काटना था। इस उद्देश्य से वह नवल के कमरे में चला गया। उसे देखकर नवल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अर्थात नवल नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। नवल का सपाट चेहरा देख पांडे समझ गया कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह अपने मन में नवल को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी, लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है। आप लोग जरूर आइए। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना सोनी सोनी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में आकर मनोज से कहा, गाने की आवाज कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, यह नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करते हैं। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को जी भरकर गालियां दी। मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह उनसे मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज, आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग्य सुनना पड़ जाएगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा विष्णु, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। उसे लगता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता। मैं जानता हूं तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया था। वह जौरा में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग्य करते हुए कहा, जे मुझे काय कटाई लई, चश्मा लगाए लयो। मोय तो ते लच्छिन ठीक ना लग रहे। मोय तो लगते कि तैने मोड़ी फंसाए लई है ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक ना कटाई दिए गांव की। अपने दोस्तों की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चल दिया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। कमलेश कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी घर का काम कर रही थी। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वह श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर देख आया था। श्रद्धा के शहर के सामने उसका गांव कितना घटिया, कितना कमजोर है। इस माहौल में किसी को बात करने की तमीज नहीं है। सब गंदा बोलते हैं, व्यंग्य करते हैं। कहाँ श्रद्धा का घर और कहाँ उसका घर। उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यावहारिक है। पिता ने मनोज को देखा तो हुंकारते हुए बोले, कब आयो?
मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वे फिर मेरो ट्रांसफर करवो चाह रहे हैं। देखें कैसे करते हैं। सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर, बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। कभी भी वह फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की विनती की। पापा, 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो। मेरी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए, पैसों की जरूरत पड़ेगी। पिता ने उसे अनसुना करते हुए कहा, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी है। मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। सिविल की प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाना जरूरी है। मनोज अगले दिन माँ से 2,000 रुपए लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। आईएएस, आईपीएस, श्रद्धा, पीएससी। उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आया था। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव बढ़ता, इसलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में योगिता के सौंदर्य को देखकर पांडे आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पसंद पर गर्व करते हुए उसने अविनाश को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अविनाश, योगिता कितनी सुंदर है। अविनाश स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अविनाश, पांडे, मटर पनीर अच्छा बना है। तुम भी प्लेट ले लो। ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलकर पढ़ना भी है। अविनाश ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी। पढ़ाई वह भूल चुका था। वह मेहमानों से बात करती, चहकती, मुस्कुराती योगिता को ही निहार रहा था। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे कारण ही खुश है। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। अविनाश ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे, दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबे पांडे को अविनाश का व्यवधान पसंद नहीं आया। उसने गुर्राते हुए अविनाश से कहा, तुम ठूंस लो पहले। मनोज को उत्सव के इस माहौल में श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था। दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। तुम सही कह रहे हो। योगिता मेरे आने के कारण ही बेहद खुश दिखाई दे रही है। संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए पांडे ने मनोज से कहा। अविनाश पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह में भरे कढ़ी चावल गिर जाएंगे। फिर भी मुंह में कढ़ी चावल भरे हुए ही उसने अपने मन की बात कह दी। पांडे, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अविनाश बिन बुलाए शादी में केवल भोजन करने आया था, पर उसने पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व निभाया। पांडे ने अविनाश से गुस्से में कहा, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो तुम। तुम क्या जानो प्यार की खुशी क्या होती है। तुम्हें यहाँ लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बताओ, अब क्या कहना चाहते हो? अविनाश की नजर बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही है पांडे। वो देखो, काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। पांडे ने इस दृश्य को देखकर भी अविनाश का विरोध किया। अविनाश, तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कई लोग योगिता के मेहमान हैं। हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है तो।
पर उस लड़के से ही चक्कर है योगिता का। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो, अविनाश ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगिता उसके कारण नहीं, किसी और लड़के के कारण खुश है। अविनाश ने कॉफी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया। पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज्यादा स्मार्ट और संभावनाशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। मैं खुद पता लगाता हूँ। रुको पांडे, मैं पता लगाता हूँ। तुम शांत रहो, मनोज ने विचलित पांडे को कंट्रोल करते हुए कहा। योगिता के पास पहुंचकर मनोज योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता, अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो, मैं मनोज। लड़के ने विनम्रता से कहा, हेलो, मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक हैं, जीजाजी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यह एक अधूरा और आशंकित करने वाला परिचय था। पास खड़ा पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वह कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कंफर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता, शशांक अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का आशय समझने में वक्त नहीं लगा। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता, इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सिर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद करेगी कि भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइए। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं, वह दूसरी तरफ चली गई। अविनाश ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं, तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश, योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अविनाश ने पांडे से व्यंग्य में कहा, पांडे, अब चले यहाँ खाना खाकर जाओगे। एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसीलिए वह मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी, उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी। जाओ, तुम श्रद्धा को फोन कराओ। मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पांडे ने अपने लूट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। डीजे पर कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। सुखविंदर और आशा भोंसले के इस गाने से मनोज अपने अधूरे इश्क में डूब गया। उसे लग रहा था कि यह गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद यह भरा प्रेमी लुटे प्रेमी के पास आ गया। पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाने के बाद तीनों कार से वापस चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अविनाश ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिकाएं मीठा जहर होती हैं, जिनसे शुरुआत में ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये जान लेकर ही छोड़ती हैं। अविनाश ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया।
दोनों प्रेमी अविनाश की बात से सहमत नहीं दिखे तो अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रेमी तो कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई छोड़कर लपलपाई जीभ निकालकर भागते रहते हैं। क्यों पांडे? अविनाश ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अविनाश उसकी स्वीकारोक्ति भी पांडे से चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह अविनाश से लिपटकर रोने लगा। अविनाश को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा होने लगी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे, कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने के सुरूर में था। अविनाश ने मनोज से पूछा, मनोज जी बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज में उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। सोनी सोनी आंखियों वाली गाना आज उसने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम बिन हमरा कोनो नाही, अपने टेप पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे कि उनका प्रीलिम्स सामने है। सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का यह दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग्य के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का यह कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वही सोनी सोनी आंखियों वाली, जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने अपने होंठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी। अविनाश बीच में कूदा, पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। नवल ने इस बार मनोज से कहा, मनोज, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता, इसके पहले ही नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वह अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग्य को सुनकर मन महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थीं। मनोज को यह समझ आ गया था कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट में सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। उसे लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता अब बेमानी हो गई थी। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ आ गई। इसीलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल से होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। कहानी के छठे भाग को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के सातवें और आखिरी भाग को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।